दोस्तों, आज भारत में संसदीय प्रणाली है, चुनाव प्रणाली है। आपके मन में ये बातें जरूर आती होंगी कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। आज मैं आपको इन सब बातों से अवगत कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। मैंने पहले के वीडियो में आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1861 की इंडियन काउंसिल एक्ट की चर्चा की है। मैंने आपको बताया है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम में एक गृह सुधार हुआ था, लेकिन वो जो आनन फानन में 1857 के भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये एक आनन फानन में लाया हुआ ये एक्ट था 1858 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन मात्र 3 साल में ही अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर यहां लंबे समय तक शासन करना है तो भारतीयों को साथ लेकर के चलना होगा। और इस ऐसी मांग भी उठने लगी थी, चाहे हमारा हिंदुस्तान हो या उनका इंग्लिस्तान हो, हर जगह ये मांगे उठने लगी थी। और वो 3 साल बाद ही इस एक्ट को लेकर के आए थे, जिसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने की बात थी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक दिखावा था कि हम आपको अपने साथ रख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह थी कि इनके जो अधिकारी थे, जमींदार थे, वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि हम भारतीयों को एक वाजिब हक प्रदान करें। और इसका कहने का मतलब हुआ कि भारतीयों को वो देखना पसंद नहीं करते थे, और उनको शामिल करने की बात तो दूर की बात है। लेकिन दोस्तों, 1857 के बाद राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेज गति से आगे बढ़ी थी। मैं जब हिस्ट्री की बातें करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें। अभी मैं संविधान की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये निश्चित ही जान लें कि राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि इसकी स्थापना हुई, उसने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपको प्रणाली में सुधार करना होगा, प्रशासनिक व्यवस्था में और सुधार करना होगा। और वहीं से ये सब चीजें आती हैं। इसी की चर्चा मैं आज आपसे करने वाला हूं। अगर पहले के वीडियो यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट तक जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को देखने के साथ साथ ये वीडियो के बाद आगे आने वाले वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की अब बात हम लोग करते हैं। तो 1861 के बाद भारत में चाहे वो इकोनॉमी हो, सार्वजनिक सेवा हो, स्थानीय स्वशासन हो, सब में बहुत घटनाएं घटी थी, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। और इससे क्या हुआ था कि भारतीयों में एक उत्तेजना पैदा हुआ था, और उस उत्तेजना के द्वारा राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीयता का विकास हुआ था। जो कांग्रेस का जब प्रादुर्भाव हुआ 1885 में, जब इसकी स्थापना हुई, तो इसने भी संवैधानिक सुधारों की मांग कर दी, और इसके मांग के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद को मजबूर होकर के 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर के आना पड़ा। तो अब मैं इसके कारणों पर चर्चा करूंगा कि क्यों लाना पड़ा,
एक एक कर पॉइंट वाइज। तो क्या था कि 1861 के अधिनियम में कहा गया था कि जो संख्या बढ़ा करके 12 जो किया गया था ना, उसमें आधे गैर सरकारी को रखा गया था। तो लेकिन इसमें जो प्रतिनिधित्व करते थे वो भारतीयों को नहीं समझते थे, क्योंकि इसमें जमींदार और रिटायर्ड अधिकारियों को रखा गया था। और कभी भारतीयों को समझ सकते थे? नहीं समझ सकते थे। राष्ट्रीयता का विकास और कांग्रेस का जन्म भी जो हुआ था ना, इस अधिनियम को पारित करने का प्रमुख कारण हुआ था। और मित्रों, सबसे बड़ा कारण जो 1857 में राष्ट्रीयता की भावना उस क्रांति के थ्रू आई थी लोगों में, जो उसमें इसके बाद और साथ ही साथ जो 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास के जो यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी उस समय, उसमें जो शिक्षा दी जाती थी उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना उभारी जाती थी हिंदुस्तानियों के अंदर, और जिससे सरकार के दमनकारी नीति को रखा जाता था सामने। उसके बाद 1857 के बाद जो सरकार की दमनकारी नीति हुई और लॉर्ड लीटन की जो प्रतिक्रियावादी नीति हुई, मतलब तीनों चीज आपको मैं यहां पर बताऊंगा, मैंने उसको यहां नोट नहीं किया। 1857 के बाद ऐसा नहीं था, अंग्रेज सिर्फ ये एक्ट के थ्रू कहते थे कि हम आपके साथ हैं, आपको साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन इनकी दमनकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आता था। लॉर्ड लीटन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, इससे भारतीयों में और प्रशासन के प्रति कटुता बढ़ा दी थी। उसके बाद और क्या हुआ, 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ ना, कांग्रेस ने जनता की मांगों को सूचीबद्ध किया और सरकार के सामने रख दिया कि मांग तो मांगना पड़ेगा। विधायिका सभाओं के प्रश्न को उठाया और काउंसिल में भारतीयों की संख्या की बढ़ोतरी की मांग रखी। उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस के लिए, जो मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा, कांग्रेस के जो मांग थे उसके बारे में, यहां डफरिन का सुझाव था मित्रों। पहले तो आप जान लीजिए कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, तो शुरुआत में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो इसके प्रति बड़ा नरम रुख रखते थे, सहानुभूति की भावना रखते थे, और क्योंकि इनको ऐसा विश्वास था कि कांग्रेस उनकी बातों को जनता तक पहुंचाएगी और वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर से भारतीय जनता पर शासन कर पाएंगे। लेकिन 1888 तक आते आते कांग्रेस के विचारधारा में परिवर्तन आया। तो इसको देख करके लॉर्ड डफरिन जो वायसराय था, गवर्नर जनरल था, उसने कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया। वो कहा कि यह एक सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब भारत के जो बेहतरीन लोग जो इसमें शामिल हुए थे उनको सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था मित्रों। और क्या कहा था कि कांग्रेस की मांग अज्ञान में बड़ी छलांग है। मतलब भारतीयों को तो ये समझते ही नहीं थे। क्या कहते थे भारतीयों को? डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सोचिए, हम भारतीयों की तुलना किससे करते थे? तो डफरिन के कांग्रेस के महत्व को कम करने का डफरिन ने कोशिश किया था, यहां ने कर लीजिएगा। फिर भी उसने आंदोलन के महत्व को समझा और गुप्त रूप से उसने परिषदों को उदार बनाने के सुझाव को इंग्लैंड भेजा। भीतर भीतर डर तो समा रहा था कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो उसने अपने परिषद की एक समिति की भी नियुक्ति की, जो कि प्रांतीय परिषदों के विस्तार के लिए, उसने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उसमें आंशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आरंभ करने के लिए एक राजनीतिक संस्था के रूप में उनका प्रसार करने की योजना बनाई। तो अंदर अंदर डफरिन ने बहुत सारे काम ऐसे कर दिए थे जो ब्रिटिश प्रशासन को, या कहें तो इंग्लैंड में बैठी हुई ब्रिटिश प्रशासन को एक्ट लाने को प्रेरित कर दिया था। 1890 में इंग्लैंड की रूढ़िवादी दल की सरकार ने भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस के सुझाव पर, इन सुझावों के आधार पर लॉर्ड सभा में एक विधेयक रखा
जिसे 1892 में संसद द्वारा पारित की गई। इसे ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की संज्ञा दी गई। अब मैं आपको कांग्रेस के मांगों के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट चर्चा करने वाला हूं। देखिए, क्या आईसीएस की परीक्षा जो आज जो आप देखते हैं ना, आज जो आप आईएएस की परीक्षा होती है जैसे कमीशन की, उस तरह ही आईएएस आईसीएस की परीक्षा उस समय होती थी और उसमें भारत और इंग्लैंड दोनों जगह आयोजित करने की मांग रखी थी। पहले ये सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों जगह कीजिए, परिषदों में सुधार किए जाएं और नाम निर्देशन के स्थान पर निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए। मैंने वीडियो के पहले ही बताया था आपको कि निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो हुई ना, इसी एक्ट के थ्रू हुई। कांग्रेस की मांग थी कि नहीं, जो आप मनोनीत कर देते हैं ना, वो चलेगा नहीं, आप निर्वाचन प्रणाली अपनाइए, लेकर के आइए। सैन्य व्यय में कटौती की जाए। मित्रों, भारत का बहुत बड़ा जो धन था ना, वो सैनिकों पर खर्च होता था। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, आपको इसमें कटौती करना पड़ेगा। अब मैं आपको प्रावधानों को एक एक करके बताऊंगा। देखिए, अधिनियम के प्रावधान में पहला, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। यानी कांग्रेस की मांग को बिल्कुल उस पर मुहर लगा दी गई। विश्वविद्यालयों, जमींदारों, नगर पालिकाओं आदि को प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। समझ गए? तो इस प्रावधान द्वारा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रारंभ किया गया। यह भी क्वेश्चन आपको आएगा कि प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का जो प्रावधान था वो सबसे पहले कब आया? ये प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को, तो ये कब कहिएगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस अधिनियम द्वारा परिषद के सदस्यों को वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। परिषद के सदस्यों को वार्षिक वित्तीय विवरण, ध्यान से देखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पर बहस करने का अधिकार जो पहले नहीं था वो दे दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जो मांग हो रही थी। पहले 12 थी, अब बढ़ा करके 16 कर दी गई, यानी 4 की बढ़ोतरी। आगे प्रावधान ये देखिए, इस अधिनियम के अनुसार परिषद के 2/5 सदस्य, यानी 2/5 सदस्य मतलब समझ रहे हैं, यानी 10 में 4 सदस्य गैर सरकारी हो सकते थे। इस अधिनियम में परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों को जनहित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, जो पहले नहीं था। जनहित के मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों जब उठेगा तो भारतीयों का उठेगा। तो ये एक अधिकार उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए परिषद के अधिनियम, परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों को। प्रांतीय परिषद में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जैसे बंगाल में इनकी संख्या 20 कर दी गई और अवध में 15 कर दी गई, जो पहले कम थे। अब मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी आप देखे प्रावधान, मैंने जितने की भी चर्चा की, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो 1892 में पारित किए गए अधिनियम ने भारत में संसदीय प्रणाली की आधारशिला रखी। मैंने आपसे पहले मतलब वीडियो के शुरुआत ही मैंने आपको इसी बात से की थी कि भारत में संसदीय प्रणाली की आधारशिला
कब रखी गई थी? तो ये 1892 के इस एक्ट के थ्रू, इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू। और ये भारत के संवैधानिक विकास में मील का पत्थर साबित हुआ मित्रों। आज भी हम इसी प्रणाली को अपनाते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, चुनाव प्रणाली आई थी। इन सबके बावजूद यह अधिनियम राष्ट्रीय मांगों की पूर्ति करने में सफल नहीं हो पाया मित्रों, और न ही कोई महत्वपूर्ण योगदान दे सका। यानी इस अधिनियम ने भी भारतीयों को निराश ही किया था। और इसके बाद मैं जब चर्चा करूंगा 1909 के अधिनियम को, मॉन्टेमिर्लो अधिनियम उसका नाम है 1909 का, तो उसमें मैं बताऊंगा कि और क्या सुधार किया गया। सुधार का दौर जारी था और एक एक कर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो हर चीज को बहुत बारीकी से पढ़ पाएंगे मित्रों। आप अपना कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं इसमें अपने इस नोट्स में और कुछ आपके लिए विशेष ला सकूं। आप ऐसा जरूर कमेंट कीजिएगा मित्रों। जो भी आपको कुछ नया चीज समझ में आ रहा हो या इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो, इसकी आप जरूर चर्चा मेरे कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। तो मिलते हैं 1909 के अधिनियम के द्वारा अगले वीडियो में।